हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर साइंस आईसीटी वर्चुअल क्लास देहरादून से। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9 साइंस चैप्टर नंबर 12 ध्वनि के ऊपर। अपनी पिछली क्लासेस में हमने आपकी बुक का नया चैप्टर स्टार्ट किया था। इसमें हमने समझा था कि ध्वनि क्या है, ऊर्जा का ही एक रूप है। हमने अपने पिछले क्लासेस में ध्वनि को तरंग के माध्यम से समझा था कि ध्वनि क्या है, एक तरंग के रूप में क्या करती है, संचरण करती है। ध्वनि का संचरण देखा था, संपीड़न और विरलन को समझा था। और अपनी पिछली क्लास में हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे ध्वनि तरंग के अभिलाक्षणिक गुणधर्म यानी कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज को। हमने आयाम, आवृत्ति और वेग जैसे जो ध्वनि तरंग के अभिलाक्षणिक गुणधर्म है उनके ऊपर चर्चा की थी, उनके ऊपर डिस्कशन किया था। और आयाम और आवृत्ति को हम लोग कवर अप कर चुके हैं। इसके साथ ही बहुत अनेक प्रकार के गुण जैसे टिम्बर कह लीजिए, गुणता कह लीजिए, तारत्व कह लीजिए, ठीक है, और आवर्तकाल, आवृत्ति, इन सभी गुणों के ऊपर, आयाम, इन सभी गुणों के ऊपर हमने क्या करा था, डिस्कशन किया था। आज की क्लास में हम ध्वनि तरंग का जो तीसरा अभिलाक्षणिक गुणधर्म है, वेग, तरंग वेग यानी वेव वेलोसिटी, उसके ऊपर डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। और उसके बाद हम इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को भी करेंगे क्लास में सॉल्व। ठीक है, आगे आने वाली क्लासेस में हम इस चैप्टर से रिलेटेड और बातों को डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। चलिए स्मार्ट बोर्ड। तो स्टूडेंट्स, अभी हम डिस्कस करेंगे वेग यानी तरंग वेग को। तो हम यहाँ पर इस ग्राफ का काफी बार यूज करेंगे, तो आप इसको समझ लीजिए। ठीक है, ये इसमें ये वाला पार्ट जो हो गया इसको हम श्रिंग कहते हैं, ये वाला जो पार्ट हो गया इसको गर्त कहते हैं। इस चीज को हम डिस्कस कर चुके हैं। श्रिंग यानी संपीड़न, ओके, और गर्त यानी विरलन। तो एकांक समय में एक संपीड़न या फिर एक विरलन के द्वारा तय की गई दूरी, एकांक समय में, ओके, एकांक समय में यानी एक सेकंड में एक श्रिंग या फिर एक गर्त जितनी दूरी तय कर लेगा उसे हम उस तरंग का वेग कहेंगे। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो एक श्रिंग या फिर एक गर्त या फिर एक संपीड़न या एक विरलन द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हम उस तरंग का वेग कहते हैं। ओके, तो सिंपली इस बात को लिख लेते हैं। एकांक समय में एकांक समय में एक संपीड़न या एक विरलन द्वारा तय दूरी को तरंग वेग कहते हैं। ओके, एकांक समय में एक संपीड़न या एक विरलन द्वारा तय दूरी को तरंग वेग कहते हैं। और सिंपली हम ये कह सकते हैं एकांक समय मतलब, एकांक समय मतलब समय अपॉन में आ जाएगा और कितनी दूरी उस तरंग ने तय करी, यानी कि हम इसको कह सकते हैं वेग बराबर दूरी। और यहाँ पर जो दूरी हो जाएगा उसको हम कैसे बताते हैं, लेमडा से, है ना, तरंग दैर्ध्य अपॉन टी, v इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन टी। हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया, v इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन टी। ये फॉर्मूला है वेग का, तरंग के वेग का। इतनी बात समझ में आ गई। अब इस फॉर्मूला को हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। v इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन टी तो हमने देखा था, इसको मैं इस प्रकार से लिखता हूँ, v इज इक्वल टू लैम्डा इंटू 1 अपॉन टी। और ये 1 अपॉन टी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया होगा आवृत्ति और आवर्त काल में संबंध, v इज इक्वल टू 1 अपॉन टी, आवृत्ति बराबर 1 बटे आवर्त काल। तो मतलब ये क्या है, 1 अपॉन टी क्या है,
1/t है आवृत्ति यानी न्यू। तो हमारे पास एक और सूत्र आ गया v इज इक्वल टू लैम्डा इंटू न्यू। v का मतलब हो गया वेग, तरंग वेग। लैम्डा का मतलब हो गया तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य। एंड न्यू का मतलब हो गया मल्टीप्लाई, न्यू का मतलब हो गया आवृत्ति। तो यहां से हमारे पास एक रिलेशन आता है, एक फॉर्मूला आता है, वेग बराबर तरंग दैर्ध्य इंटू आवृत्ति। ठीक है, बात समझ गई? ठीक है, तो अब हम करते हैं इसका डिस्कशन। एक इसमें न्यूमेरिकल है इसके बेसिस पर, तो पहले हम उसको कर लेते हैं। न्यूमेरिकल क्या है? न्यूमेरिकल ये है, एग्जाम्पल है आपके बुक का, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं फिर बाकी क्वेश्चंस को भी देखेंगे। एग्जाम्पल ये है, किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 2 किलो हर्ट्ज है। किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 2 किलो हर्ट्ज है। आवृत्ति को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स? आवृत्ति न्यू, आवृत्ति न्यू इज इक्वल टू 2 किलो हर्ट्ज। ओके, आवृत्ति है 2 किलो हर्ट्ज और उसकी तरंग दैर्ध्य 35 सेंटीमीटर है। तरंग दैर्ध्य लैम्डा इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है, यह 1.5 किलोमीटर दूरी चलने में कितना समय लेगी? 1.5 किलोमीटर दूरी, d इज इक्वल टू 1.5 किलोमीटर है, हमको निकालना है समय t बराबर क्वेश्चन मार्क। तो हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है स्टूडेंट्स वो ये है कि किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति है 2 किलो हर्ट्ज और उसकी तरंग दैर्ध्य है 35 सेंटीमीटर और 1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा। सबसे पहले तो हमको क्या करना है, ये जो यूनिट्स हैं, जो यहाँ पर मात्रक हैं, इनको कन्वर्ट करेंगे एसआई मात्रक में। यहाँ पर जो आवृत्ति का जो मात्रक है वो है किलो हर्ट्ज, तो हमको इसको कन्वर्ट करना है हर्ट्ज में। किलो हर्ट्ज को जब हर्ट्ज में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से गुणा कर दी जाती है। 1 किलो हर्ट्ज बराबर 1000 हर्ट्ज। तो 2 किलो हर्ट्ज में कितने हो जाएंगे? 1 किलो हर्ट्ज में जब 1000 हर्ट्ज हैं तो 2 किलो हर्ट्ज में 2000 हर्ट्ज हो जाएंगे, तो 2000 हर्ट्ज। ऐसे ही तरंग दैर्ध्य का जो मात्रक होता है एसआई वो मीटर होता है, लेकिन यहाँ पर ये सेंटीमीटर में है। इसको कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से भाग दे देते हैं, क्योंकि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। ओके, तो ये आएगा 0.35 मीटर। ठीक है, इसके अलावा ये डिस्टेंस को भी हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 1.5 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से गुणा कर दी जाती है। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, तो ये आ जाएगा 1500 मीटर। ओके, 1500 मीटर, 1500 मीटर। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम सॉल्यूशन करते हैं इसका स्टार्ट। तो हमको सबसे पहले फाइंड आउट करना है कितना समय लगेगा। अब समय का जो सूत्र होता है सॉल्यूशन, चाल बराबर v इज इक्वल टू, हमने देखा था d अपॉन टी होता है। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। ठीक है, d अपॉन v। अब डिस्टेंस तो हमको दी हुई है 1500 मीटर है, लेकिन ये v हमें नहीं पता। ये v क्या है? ये v है तरंग वेग, जिसके बारे में हम अभी चर्चा कर रहे थे, ये वो है। पहले हम इसे फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम इस सूत्र में मान रखेंगे और कैलकुलेशन करेंगे।
तो v फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले v निकालते हैं। तो v को फाइंड आउट हम इस साइड पर करते हैं, यहाँ कॉर्नर पर, और फिर इसके बाद v की वैल्यू यहाँ पुट अप कर लेंगे। तो v बराबर क्या होता है, तरंग वेग बराबर लैम्डा इंटू आवृत्ति, है ना। तरंग दैर्ध्य गुणा गया आवृत्ति, और तरंग दैर्ध्य गुणा आवृत्ति, तरंग दैर्ध्य हमारे पास कितना दिया हुआ है 2000 हर्ट्ज, सॉरी तरंग दैर्ध्य दिया हुआ है 0.35 मीटर और आवृत्ति दिया हुआ है 2000 हर्ट्ज। जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कराएंगे तो 35 टू 7.0 इंटू 1000, दैट मीन्स ये आएगा 7000, और 0.35 ये आएगा 0.7, और ये आ जाएगा 700 मीटर पर सेकेंड, 700 मीटर पर सेकेंड आएगा इसका वेग। तो जब यहाँ सूत्र में वैल्यू रख देंगे v की जगह 700, तो ये हो जाएगा 1500 अपॉन 700, इससे कैंसिल आउट हो गया। तो ये आएगा, जब आप 15 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 2.1 सेकेंड। तो जो हमारा आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है 2.1 सेकेंड। मतलब कि इस तरंग दैर्ध्य को, इस ध्वनि तरंग को 1.5 किलोमीटर दूरी चलने में 2.1 सेकेंड का टाइम लगेगा। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसमें कुछ और क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी प्रश्नावली में दिया हुआ है, किसी दिए हुए माध्यम में एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति है 220 हर्ट्ज। आवृत्ति मतलब न्यू 220 हर्ट्ज, ये हमें दी हुई है। ओके, इसके अलावा इसका वेग दिया हुआ है v इज इक्वल टू 440 मीटर पर सेकेंड। वेग दिया हुआ है 440 मीटर पर सेकेंड। हमको निकालनी है तरंग दैर्ध्य की गणना करनी है। हमसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में एक बार फिर से पढ़ लेता हूं जिस प्रकार से बुक में लिखा हुआ है। क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि किसी दिए हुए माध्यम में एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 220 हर्ट्ज तथा वेग 440 मीटर प्रति सेकंड है। इस तरंग की तरंग दैर्ध्य की गणना कीजिए। तो हमारे पास सूत्र है। सूत्र क्या है, सूत्र से पहले देखिए, ये सारे एसआई यूनिट में है जी, ये हर्ट्ज में है, ये मीटर प्रति सेकंड में है, बिल्कुल ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे। इसके सॉल्यूशन में हम लिखेंगे कि जो वेग है यानी जो v है वो होता है लैम्डा इंटू न्यू। हमको लैम्डा निकालना है, तो लैम्डा हो जाएगा v अपॉन न्यू, और v और न्यू की वैल्यू यहाँ पर पुट अप करेंगे। v की वैल्यू है 440 और न्यू की वैल्यू है 220। तो जब ये कैंसिल आउट होगा तो लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 2 मीटर। ओके, 2 मीटर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन इस पॉइंट से रिलेटेड। ठीक है, अब एक छोटा पॉइंट और आता है इसके बाद, तो उसको आप नोट करके लिख लीजिए। नोट में हम लिखेंगे एक और पॉइंट को, वो है, उसे हम कहते हैं ध्वनि की तीव्रता। ध्वनि की तीव्रता। ध्वनि की तीव्रता मतलब, इसको आप इस तरीके से याद कीजिए, एकांक क्षेत्रफल से, एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा, गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि की
तीव्रता कहते हैं। ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, तो हम प्रबलता भी यूज करते हैं, लेकिन प्रबलता जो है वो डिफरेंट है, प्रबलता को हमने पहले पढ़ा है। ठीक है, हम अभी तीव्रता की बात कर रहे हैं। तो एकांक क्षेत्रफल में 1 सेकंड में कितनी ध्वनि गुजरती है उसको हम कहेंगे उसकी तीव्रता। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग बात करते हैं, हम ये बात कर रहे थे ध्वनि जो है वो ध्वनि माध्यमों पर ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, हमने ये बात देखी थी। हमने ये देखा था कि निर्वात में जो है ध्वनि नहीं चल सकती है। ठीक है, लेकिन अलग अलग माध्यम जैसे जल हो गया या फिर वायु हो गया, इनमें जो है ध्वनि का संचरण हो सकता है। तो यहाँ पर हम कुछ माध्यमों की बात करेंगे, वहां पर हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से ध्वनि जो है इसमें गति करती है, ध्वनि की चाल क्या क्या होती है। ठीक है, तो विभिन्न माध्यमों के लिए हम बात करते हैं। जैसे सपोज ठोस माध्यम की बात करें, ठोस माध्यम, तो ठोस मीडियम में हमारे पास एक माध्यम आता है स्टील। ठीक है, ये आपको याद रखना है। स्टील में जो ध्वनि की चाल होती है वो अराउंड होती है 5960 मीटर प्रति सेकंड। कितनी होती है? 5960 मीटर प्रति सेकंड मैक्सिमम है, इससे ज्यादा बाकी दो ही ठोसों में होती है, निकल और एल्यूमिनियम में, लेकिन स्टील को आप याद रखिए। ठीक है, इसके अलावा कांच में, जो ध्वनि की चाल है वो 3980 मीटर प्रति सेकंड है। ये जो ध्वनि की चाल हम फाइंड आउट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ये तापमान पर भी निर्भर होती है। तापमान जो बढ़ने और घटने का जो होता है ध्वनि की चाल पर, उस पर उसका असर पड़ता है। तो यहाँ पर जो हमने तापमान लिया है वो 25 डिग्री सेल्सियस पर सब में नोट किया। ठीक है, तो 25 डिग्री सेल्सियस पर स्टील में जो ध्वनि की चाल है वो 5960 मीटर प्रति सेकंड है, वन ऑफ द हाईएस्ट। इसके अलावा कांच में ये 3980। इसके बाद द्रव माध्यम की बात करें तो द्रव माध्यम में हमारे पास आता है जल। ठीक है, तो जल में जो इसकी चाल होगी, जो समुद्र के जल है उसकी बात कर रहे हैं, 1531 मीटर प्रति सेकंड, 1531 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और ये समुद्री जल की बात हम कर रहे हैं। समुद्री जल में जो समुद्र है उस जल में ध्वनि की चाल इतनी होती है, लेकिन जो अशुद्ध जल है, जो प्योर डिस्टिल्ड वाटर है, अब देखिए जल भी दो प्रकार का हो गया, एक तो हो गया समुद्री जल। अब देखिए चाल, आप देखिए ध्वनि की किस प्रकार से बदल जाती है, 1498 मीटर प्रति सेकंड चाल यहाँ पर हो जाएगी अशुद्ध जल में, डिस्टिल्ड वाटर में। ठीक है, तो इन दोनों को आप याद रखिएगा। इसके बाद हम गैसेस मीडियम की बात करें, गैसीय माध्यम में बात की जाए तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन गैस के अंदर 1284 मीटर पर सेकेंड, और ऑक्सीजन की बात करें तो 316 मीटर प्रति सेकेंड ध्वनि की चाल होती है। वायु की बात करें, जिस वायु को हम ईजीएस्ट मीडियम ले रहे हैं, वहां पर जो ध्वनि की चाल है वो 346 मीटर प्रति सेकेंड है। ठीक है, तो इनमें से कुछ डेटा को आप याद रखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आगे आपके काम आएंगे। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि जो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर में ध्वनि जो है वो किस प्रकार से डिपेंड करती है। तो अगर हम देखें 0 डिग्री सेल्सियस पर जो वायु में ध्वनि की चाल है, 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि की चाल होती है 331 मीटर प्रति सेकंड, और ये देखिए 25 डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि की चाल जो है वो है 346 मीटर प्रति सेकंड। तो टेम्परेचर आप देख रहे हैं, तापमान पर भी ध्वनि की चाल क्या होती है, निर्भर होती है। ठीक है ना। एक क्वेश्चन है, वायु, जल या लोहे में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है? वायु, जल या लोहे में से?
तो अगर आपको ये डेटा याद नहीं होगा तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। वायु का मैंने आपको लिखा हुआ है डेटा यहाँ पर, वायु में 346 मीटर पर सेकेंड। जल के लिए मैंने 2 डेटा लिखे हुए हैं, तो यहाँ पर 1498, और वायु, जल और लोहा। तो लोहे में मैं आपको बता दूं, लोहे में अराउंड स्टील में 5960 मीटर प्रति सेकंड होती है ना वायु की चाल, तो लोहे में इसी के अराउंड होती है 5950 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो अब आप बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। वायु, जल एवं लोहे में से ध्वनि की चाल सबसे तेज किसमें होती है? तो वायु में 346 मीटर प्रति सेकंड, जल में 1498 मीटर प्रति सेकंड, और लोहे में 5950 मीटर प्रति सेकंड। तो लोहे में जो होगी, ठोस माध्यमों में जो होती है, ठोस माध्यमों में जो ध्वनि की चाल है वो सबसे तेज होती है, उसके बाद द्रवों में, उसके बाद गैसीय माध्यमों में। ठीक है ना, तो बात समझ गए होंगे आप। अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, आज के लिए टाइम इतना ही। अगली क्लास में हम लोग ध्वनि के परावर्तन के ऊपर चर्चा करेंगे, और अगली क्लास में हम इससे रिलेटेड जो छोटे छोटे हमारे पॉइंट्स होते हैं, जैसे प्रतिध्वनि हमको सुनाई देती है, अनुरणन सुनाई देता है, ध्वनि का जो परावर्तन होगा, जो रिफ्लेक्शन होता है, उसके उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, जो मेगाफोन होता है, जो हॉर्न होते हैं, जो डॉक्टर जिससे हमारी हार्ट बीट चेक करते हैं, स्टेथोस्कोप, उसमें भी हम क्या करेंगे, इसका यूज देखेंगे। तो ये सब हम डिस्कस करेंगे अपनी अगली क्लास में। जो बड़े बड़े आपके हॉल होते हैं, सिनेमा हॉल होते हैं, ऑडिटोरियम्स होते हैं, वहां पर कौन सी टेक्निक यूज की जाती है कि ताकि आवाज जो है, जो ध्वनि है, वो क्लियर सुनाई दे सके। इसमें हम एक चीज डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स, ध्वनि बूम को। ध्वनि बूम यानी सोनिक बूम को हम इस प्रकार से समझते हैं, जैसे आकाश में, आसमान में कोई जेट वायुयान यानी जेट एरोप्लेन अगर बहुत स्पीड से चलता है, तो वहां पर सोनिक बूम्स क्रिएट होती है। सोनिक बूम्स का मतलब ये है कि जब कोई वस्तु काफी स्पीड से, मतलब ध्वनि की चाल से भी तेज गति करती है, तो वहां पर जो विक्षोभ उत्पन्न होता है उसको हम सोनिक बूम कहते हैं। ठीक है, ये जो होता है, ये इसकी जो इंटेंसिटी होती है, इसमें जो ऊर्जा होती है वो बहुत अधिक होती है। यदि सोनिक बूम यानी ध्वनि बूम अगर आसपास क्रिएट हो जाए, तो घरों की छत जो होती है, खिड़की होती है, कांच होते हैं, ये टूट सकते हैं। तो ये एक थोड़ा साइंटिफिक फैक्ट है, आप इसके बारे में और डिस्कस कीजिएगा, नेट पर इसको सर्च कीजिएगा, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जेट वायुयान, जैसे मैंने आपको बताया, जो जेट एरोप्लेन्स होते हैं वो सोनिक बूम क्रिएट करते हैं। ठीक है ना, तो आज की क्लास में इतना ही स्टूडेंट्स, आज का टाइम हमारा यहाँ पर होता है समाप्त। हम अगली क्लास में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, जैसे कि मैंने आपको बताया, ध्वनि का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, उसको हम समझेंगे। उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन है, उनको समझेंगे। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में। क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।